नमस्कार। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। यूक्रेन रूस जंग लगातार जारी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फिर दोहराया है कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। वहीं दूसरी खबर जम्मू कश्मीर से होगी, जहां एक बार फिर घाटी में आतंकी वारदातें बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। मदरसों के बाद एटीएस रडार पर मकतब है। वेस्ट यूपी के कई जिलों के मकतबों को पॉइंट किया गया है। वहीं चौथी खबर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए है, जहां उन्हें मोहन सरकार ने डीए की सौगात दी है, लेकिन इस पर भी कुछ नाराजगी है, जिसे विस्तार से समझेंगे। और पहली खबर का रुख करेंगे, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर कहा कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। एक इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हम चाहते हैं कि दूसरी यूक्रेन पीस समिट नई दिल्ली में हो और मोदी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मोदी आबादी और इकोनॉमी के हिसाब से एक बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री है। किसी भी संघर्ष को रोकने में भारत और मोदी का बड़ा असर हो सकता है। पीएम मोदी की तरफ से यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत कराने की संभावना पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल वे ऐसा कर सकते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि ब्रिक्स समिट फेल हो गई, इसमें एकता का अभाव दिखा। समिट में ब्राजील के नेता नहीं पहुंचे। ब्रिक्स समिट में कई देशों के नेता मौजूद थे, लेकिन इसमें ज्यादातर ऐसे थे जिन पर पुतिन को भरोसा नहीं है। सऊदी अरब को संगठन में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया था, लेकिन वो भी शामिल नहीं हुआ। बता दें कि पुतिन इस समिट के जरिए दुनिया के बड़े हिस्से को अपनी तरफ लाना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के ब्रिक्स समिट में शामिल होने पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर कोई कहता है कि वो यूक्रेन रूस जंग के बीच तटस्थ है, तो इसका मतलब ये है कि वो रूस के साथ है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि तटस्थता सिर्फ रूस की मदद करती है, हमलावर और पीड़ित के बीच तटस्थता नहीं हो सकती। बीते हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के खजान शहर में 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इस दौरान मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया था। और चलिए, इसी पर हमारे साथ में डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया अहेड में। जी वैष्णवी, बताइए। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेश का दौरा करते हुए नजर आते हैं, आत्मनिर्भर भारत की भी बात करते हैं, और ऐसे में जो उनके विचार है उनसे विदेश भी प्रभावित है, पूरी दुनिया प्रभावित है। और ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन का जो इतना बड़ा युद्ध चल रहा है उसमें समझौता पीएम करा सकते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक का सवाल है मोदी जी का, तो मोदी जी एक अपनी अलग ही शख्सियत हैं और वो अपना कम्युनिटी में, देश में, समाज में, विश्व में एक अलग रोल दिखा रहे हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, तो आप ये समझिए कि कुछ ना कुछ उन्होंने अपने करिश्मे दिखाए हैं और हमेशा उन्होंने पूरी दुनिया में शांति की बात की है और सबको जोड़ने की बात की है, किसी को तोड़ने की बात नहीं की। चाहे आप G20 ले लीजिए, G20 में उन्होंने अफ्रीकी देशों को जोड़ा और जोड़ के G21 करा के भेजा और जो भी मिनट्स उन्होंने साइन कराने थे वो करा लिए। यहाँ पे एक दिन पहले वार्ता हुई, उसके बाद सारा काम उनका हो गया। यानी उन्होंने चाहा कि हम आतंकवाद पे बैन लगाने की बात करें, सभी ने साइन किया और एग्रीमेंट साइन हुआ। उसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर की बात की, वो भी साइन हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी जिस कंट्री में जाते हैं उनकी इतनी पॉपुलरिटी है, इनको लोग हाथों हाथ लेते हैं, पूरी इज्जत करते हैं और जो कहते हैं उनको मानने की कोशिश करते हैं। ये तो मुझे लगता है कि जैसे कहा गया था कि भारत हमारा भविष्य में विश्व गुरु बनेगा, तो ये उसकी एक झलक है जो मोदी जी के अंदर दिखती है और मोदी जी शायद उसको प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि ये जो ब्रिक्स समिट हुई है जिसकी आप चर्चा कर रही थी, ब्रिक्स समिट से पहले आपने देखा होगा कि वो अमेरिका भी गए थे। अमेरिका में भी उन्होंने बात की थी, चाहे वो महमूद अब्बास रहे हों उसके फिलिस्तीन के, और जहाँ कहीं भी उनको कोई बात करने की बात आती है तो उन्होंने हमेशा बात की। इसमें तो यूएस में बात की थी। देखिए, यहाँ का रुद्र रुकना चाहिए, क्योंकि यूएस का बहुत बड़ा रोल है यूक्रेन के साथ में, जो उसकी सहायता कर रहा है, उसके पीछे बैक में है। और रशिया,
रशिया के लिए भी उन्होंने अपना, खुद भी गए थे मिलने के लिए पुतिन से। उसके बाद उन्होंने अपना सुरक्षा सलाहकार डोभाल को भेजा, वो भी गए, मिल के आए, प्लेटफॉर्म बना के आए। और अभी ब्रिक्स समिट में उन्होंने बात की, इसी बात की कि विश्व में शांति हो और यहाँ की बात हो। तो अगर ये इस तरह जेलेंस्की कह रहे हैं तो जेलेंस्की ने भी उनको वेलकम किया, उनकी बात मानने की पूरी बात की। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए और मोदी जी के लिए कि मोदी जी एक ऐसी विश्व शक्ति बन गए हैं, उभरे हैं, जिससे कि उनको हर आदमी मानता है और हर आदमी जानता है और इस बात की इज्जत करता है कि वो क्या कहेंगे उसको बड़ा ध्यान से सुनता है। तो मैं समझता हूँ कि जो अगर उन्होंने पहल की है इन दोनों देशों ने कि हमारे मोदी जी आए, देखिए यही नहीं है, अभी एक और देखिए आपकी ईरान की जो युद्ध हुआ है, ईरान ने जो मिसाइल वगैरह मारे थे, उसके बाद में हमारे यहाँ देश में जो रह रहे हैं उनके राजदूत, उन्होंने भी यही कहा। बल्कि हाँ, अभी ब्रिक्स सम्मेलन में भी उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से, जो नए राष्ट्रपति, उनसे मिलकर बात की और 1-to-1 बात हुई है। रशिया से भी 1-to-1 बात हुई है, इवन चाइना से भी 1-to-1 बात हुई है, डायलॉग हुए हैं, जबकि मल्टीलेटरल मीटिंग थी लेकिन 1-to-1 डायलॉग हुए। तो अब आप ये देखिए कितनी बड़ी शख्सियत है मोदी जी और उन्होंने कितना अचीव किया है। उनके लिए हर आदमी कितनी रिस्पेक्ट रखता है, इसके लिए तो बधाई बिल्कुल की बात अमीन जी, रहे। लगातार और मैं देखिए समझता तो हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश का दौरा भी करते हैं, वहां से जो बातचीत है वो भी शुरू होती है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को आगे बढ़ा रहे हैं और विदेश तक जो भारत का व्यापार है वो भी पहुंच रहा है। अगर बात की जाए तो जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, काफी लंबा युद्ध है और ऐसे में लगातार जिस तरीके से हमने परिस्थितियां देखी है यूक्रेन और रूस की, तो इसका पहले भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में, अपने संबोधन में कर चुके हैं। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के बीच में समझौता करा पाएंगे? इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए 2 साल से ऊपर का युद्ध चल गया है ये यूक्रेन और रशिया का, जो अभी शांत नहीं हुआ है। लेकिन ये देखने को मिला है कि दोनों देश हमारे देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं और दोनों देशों का आग्रह भी यही है कि अगर मोदी जी बीच में आते हैं, इसमें बात करने को टेबल पे हमारे साथ आ जाते हैं, तो शायद ये वार्ता होने के बाद ही युद्ध खत्म हो सकता है। मेरा तो यही मानना है कि एक सक्सेस होगी, दुनिया में एक नई मिसाल काम होगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात करने के बाद युद्ध को समाप्त करा दिया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। मैं तो कहता हूँ अगर जल्दी से जल्दी बात शुरू होती तो शायद दिवाली गिफ्ट कहेंगे हम इसको, कि मोदी जी को ईश्वर ने दिवाली गिफ्ट किया। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से समझौता होता है रूस और यूक्रेन के बीच। बहुत शुक्रिया अमीन जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विदेश भी विश्वास जताता है और इन्हें समझौते के लिए भी कहता है, तो ये भारत के लिए एक गर्व की और एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के अखनूर में सोमवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। सुबह 7:26 पर लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के पास भट्टल इलाके में इन आतंकियों ने आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। हालांकि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। आतंकी फायरिंग के बाद जंगल की ओर भाग गए थे। सेना ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इससे पहले 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 3 जवान और 2 पोर्टर की जान गई थी। सुरक्षा बलों ने बताया कि आतंकवादी भट्टल इलाके में जंगल से लगे शिव असद मंदिर में एक मोबाइल ढूंढ रखे थे। उन्हें किसी को कॉल करनी थी। इसी दौरान आर्मी की एम्बुलेंस गुजरी और आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि आतंकवादी पिछली रात बॉर्डर पार करके अखनूर में आए थे और आपको बता दें कि एक हफ्ते में 5वां हमला हुआ है। इससे पहले 24 अक्टूबर को बारामूला में, दूसरा हमला 24 अक्टूबर को पुलवामा में हुआ था, तीसरा 20 अक्टूबर को गांदरबल में और चौथा 16 अक्टूबर को शोपिया में आतंकियों ने गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो देखिए जिस तरीके से आतंकी हमले लगातार बढ़ रहे हैं, एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की जब घटनाएं जम्मू कश्मीर में उठती है तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि ऑपरेशन ऑल आउट जब आतंकवादियों के खात्मे के लिए चलाया जा रहा है तो उसका जो असर है वो जमीनी स्तर पर क्यों दिखाई नहीं दे रहा। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में सनम एजाज हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सनम एजाज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया अहेड में।
एजाज जी, जिस तरीके से यहाँ पर आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं, एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, हमने सुबह भी बातचीत की थी और इस दौरान अब जो सफलता यहाँ पर सेना को मिली है, सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी को भी मार गिराया है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल सफलता तो मिली है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो इस वक्त फोर्सेस के सामने है वो यही है कि किस तरह से इन हालात से निकला जा सके। इस वक्त जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर में है, बड़े समय बाद इस तरह की सिचुएशन निकल के सामने आई है। बहुत पहले यहाँ पे जब इस तरह के वाक़ात हुआ करते थे तो अलग अलग तरीके से इस पे अपनी टिप्पणियां की जाती थी, इस तरीके पे अपना इसको देखा जाता था। लेकिन जो कुछ भी पिछले 48 घंटों से अगर हम कहीं हो रहा है तो ये बड़ी गंभीर सिचुएशन को हम इससे कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में या यूं कहें जम्मू कश्मीर के इस जगह पे इस तरह की घटनाएं जो हैं बहुत कम हुआ करती थी। ज्यादातर इस तरह के वाक़ात पेश नहीं आया करते थे और माना जा रहा था कि कहीं न कहीं जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो इस वक्त की सिचुएशन है उस सिचुएशन से निकलने के लिए फोर्स को कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन 2-4 दिनों से जो कश्मीर प्रांत में सिचुएशन उभर के आई है, जिस तरह से हमले हो रहे हैं और हमलों पे हमले हो रहे हैं, ये सिर्फ एक हमला नहीं हो रहे बल्कि लगातार हमले हो रहे हैं और इन हमलों के बाद अभी तक भी फोर्सेस के लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सिचुएशन जो है इस तरह से क्यों चेंज हुई है। लेकिन फिर भी जो फोर्स के लोग हैं वो इस सारे मामले पे नजर रखे हुए हैं और माना यही जा रहा है कि शायद 2-4 दिनों तक ये सारी सिचुएशन जो है वो उनकी समझ में आ जाए, उस फोर्सेस की नजर में आ जाए और उसके बाद क्या कुछ निकल के आता है वो दूसरी बात होगी। लेकिन फिलहाल चुनौती जो है वो बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती में फोर्सेस को इस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए किस तरह के जो प्रयास हैं वो करने पड़ेंगे, बहुत बड़ा सवाल है। तो हम आज की अगर बात करें, आज जहाँ एक तरफ हमला भी हुआ उसी हमले के बीच में ये भी हुआ कि एनकाउंटर भी हुआ और उस एनकाउंटर के बाद जो मिलिटेंट्स भी मारे गए हैं। तो ये सारी सिचुएशन, सारा कुछ जो इस वक्त बना हुआ है कश्मीर प्रांत में, कश्मीर सूबे में, ये गंभीर तो है, इसे कोई चिंता नहीं कर इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन एक और भी बात निकल के आ रही है कि फोर्सेस सारे मामले पे नजर रखे हुए और लगातार चाहे वो इनकाउंटर हो या दूसरे मामला हो उन पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस रणनीति के तहत काम होगा, क्योंकि आतंकी हमले लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सतर्क होने की भी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया एजाज जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के अखनूर में सोमवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया और इस दौरान बता दें कि लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था। जिस तरीके से आतंकी हमले लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं, एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है और उसके बाद में जिस तरीके से ये आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, आतंकी हमलों की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये खबर भी निकल कर के सामने आ रही है कि 3 आतंकियों को ढेर भी किया है सेना में। तो एक तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट का असर भी देखने को मिल रहा है जमीनी स्तर पर, वहीं दूसरी तरफ एनकाउंटर भी हुआ है। तो देखिए, फिर घाटी पर आतंक का साया देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आतंकी हमले लगातार बढ़ रहे हैं और ऑपरेशन ऑल आउट आतंकियों की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है, लेकिन ये हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि जम्मू कश्मीर में आगे किस रणनीति के तहत काम होगा और किन चुनौतियों का सामना आगे सेना को करना होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां यूपी में अब मदरसों के बाद मकतब यानी कि नर्सरी और प्री नर्सरी एटीएस की रडार पर है। एटीएस गैर मान्यता प्राप्त मकतबों की जांच करेगी। वेस्ट यूपी के सहारनपुर के 118, शामली के 190 और मुजफ्फरनगर के 165 मकतबों की लिस्ट एटीएस ने बनाई है। सहारनपुर मंडल के कुल 473 मकतबों की जांच देवबंद की एटीएस करेगी। 8 बिंदुओं पर 2 पॉइंट अहम हैं।
इन्होंने मान्यता क्यों नहीं ली? इन केंद्रों को चलाने के लिए धन कहां से मिल रहा है? आपको बता दें कि 3 अल्पसंख्यक अधिकारियों से रिकॉर्ड मांगे गए हैं। मदरसों में फंडिंग को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, इसकी जांच भी होती रहती है, लेकिन इस बार यूपी में मकतबों की जांच होगी। देवबंद एटीएस ने सहारनपुर मंडल के 3 अल्पसंख्यकों अधिकारियों से रिकॉर्ड मांगे हैं। मदरसों के साथ कई मस्जिद और मकतब बिना मान्यता के चल रखे हैं। खासकर सहारनपुर के देवबंद के 118 मकतब है, उनके आय के स्रोतों की जांच शुरू हो गई है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राशिद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राशिद, जिस तरीके से मदरसों पर पहले सवाल उठाए जा रहे थे और लगातार जो जांच है वो की जा रही है अभी भी, लेकिन अब मकतबों पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसकी भी जांच की जाएगी, क्या कुछ जानकारी फिलहाल? देखिए, बिल्कुल वैसे जिस तरह से यूपी एटीएस के द्वारा अब जो जांच प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं से साफ तौर पर देखी भी जाएगी, क्योंकि अगर हम बात करें सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में जिस तरह से मदरसों के बाद अब यूपी सरकार की एटीएस अब मकतबों पर भी कार्रवाई करेगी और उसकी जांच प्रक्रिया करेगी। उसमें ये जांच करेगी कि आखिर और जो इस गैर मान्यता प्राप्त मकतब चल रहे हैं उनकी जो फंडिंग होती है वो कहाँ से आती है। तो इस तरह के जो है तमाम जो जांचें हैं वो कहीं ना कहीं से साफ तौर में देखी जा सकती है, क्योंकि देखिए लगातार जो सरकार है कहीं ना कहीं से मदरसों के पीछे जिस तरह से पड़ी थी, जिस तरह से जांच एजेंसियां उनकी लगी थी और जांच भी पूरी हुई है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की आदेश भी आया है। डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पूरे मामले को लेकर एक सख्त आदेश भी जारी किया था और सख्त जो है उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को इसको लेकर कड़ी टिप्पणी भी की थी। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं से जो कि नया मामला बाहर निकल के आया है, मकतबों पर जांच। मकतबों में से वो नर्सरी और पीछे इस टाइप के जो है होते हैं, उसमें जो है जो बच्चों की चाहे शिक्षा की बात रही हो, चाहे वो मस्जिद उसके अंडर में आता हो, तमाम तरह की जो जांच है अब उसके लिए की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो है एटीएस के पास एक सूचना आई है कि इन मकतबों में जो फंडिंग होती है वो गैर विरोधी तत्वों द्वारा फंडिंग की जाती है। तो कहीं ना कहीं से देखिए बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि ऐसे में अब मकतबों की फंडिंग की जांच की जाएगी, मदरसों की जांच तो हो ही रही है, मस्जिदों की जांच की जाएगी कि मस्जिद में मौलाना कहाँ से पढ़ाते हैं, उनको पैसा तनख्वाह कहाँ से आता है। तमाम तरह के जो है सवाल अब कहीं ना कहीं से सरकार अब मकतबों पे उठाने जा रही है। तो अब देखते हैं इसमें किस तरह से देखिए जो है राजनीति होगी, जाहिर सी बात है। और देखिए अगर हम बात करें, देखिए हम राजधानी उत्तर प्रदेश की, तो लगातार जिस तरह से जांच की बात निकल कर सामने आई और कई बार मकतबों को लेकर इस पे जो आशंका जाहिर की गई, लेकिन जो पत्र आते हैं वैष्णवी, वो पत्र सार्वजनिक या मीडिया में कंफर्म नहीं किए जाते कि आखिर शिकायत किसने की। लेकिन अब हालांकि देखिए जांच चाहिए, क्योंकि देखिए पूर्व में भी इस तरह की जो शिकायतें की गई थी वो बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू संगठन, इन लोगों ने कई बार जांच की, उन्होंने लेटर भेजा कि देखिए मस्जिदों में गतिविधियां पाई जा रही हैं, कहीं मकतबों में जो है गलत तरीके से फंडिंग आ रही है। तो अब सरकार देखिए, सरकार जाहिर सी बात है जिस तरह से देखिए माहौल बना है उत्तर प्रदेश में, मदरसों पर सवाल उठाए गए माहौल है। थे, जब मदरसों पर सवाल उठाए गए थे तो विरोध देखने को मिला था और अभी भी मदरसों की जांच की जा रही है, लेकिन अब मकतबों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जांच की जा रही है, तो क्या मुस्लिम पक्ष में भी विरोध देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल वैसे भी स्वाभाविक सी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से सरकार के अफसरों के द्वारा मुस्लिमों को तरह तरह से टारगेट किया जा रहा है, वो मदरसों के तौर पर कभी हो, कभी मकतबों के तौर पर हो। अब जिस तरह से मकतबों का मतलब छोटे नर्सरी से लेकर इनमें अब उनको बताया जा रहा है कि अब उन्होंने जो है जो अपने मदरसे बनाए हैं या अपने मकतब बनाए हैं या उस मस्जिद को उन्होंने डेंट पेंट और एसी और बढ़िया हॉल बनाया, तो पैसे कहाँ से लाए। तो अब इनकी जांच की जाएगी, इनकी फंडिंग की जाएगी। तो कहीं ना कहीं से देखिए मुसलमानों की अगर हम बात करें तो साफ तौर पे जो है उनके अंदर इस चीज को लेकर विरोध है, लेकिन वो रोड पे इस चीज विरोध को लेकर नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि मामला ही ऐसा है, क्योंकि एटीएस के पास जांच है। जो भी विरोध करने उतरेगा वो एटीएस के सक्के घेरे में आ जाएगा। हाँ, दबी जबान की अगर मैं बात करूं, मैंने काफी लोगों से इस बात पर विचार किया। एटीएस जांच करेगी और देखने वाली बात होगी कि रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। अगर खामियां पाई जाती है तो जरूर कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरीके से पहले मदरसों को निशाना बनाया गया था और अब मकतबों पर भी कार्रवाई हो रही है, पहले जांच की जा रही है, एटीएस मकतबों की जांच करेगी और उसके बाद में अगर खामियां पाई जाती है तो फिर उसके बाद कार्रवाई भी होगी।
और चलिए चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का 4 डीए बढ़ा दिया है। बता दें कि इसका फायदा 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। ये फैसला जनवरी 2024 से लागू होगा। अब प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 46 से बढ़कर 50 हो गया है। इससे उनको हर महीने 620 रुपए से 5,640 रुपए का फायदा होगा। वहीं 10 महीने के एरियर के रूप में 6,200 से लेकर 56,400 रुपए तक मिलेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को ये घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सभी अधिकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है। दीपावली के मौके पर इसकी बधाई डबल हो जाती है। 1 नवंबर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। आप सब अपनी लगन, मेहनत, सकारात्मकता, सोच के कारण पूरे देश के अधिकारियों कर्मचारियों में विशेष पहचान रखते हैं। इस नाते सरकार का भी उत्तरदायित्व है कि आपके हितों का ध्यान रखे। डीए में 4 की वृद्धि का नकद लाभ कर्मचारियों को नवंबर के वेतन से मिलने लगेगा। दरअसल दिवाली के कारण कर्मचारियों को अक्टूबर का वेतन जल्दी दिया जा रहा है। इस कारण वेतन के बिल भी जल्दी बनाए गए थे। इस फैसले से मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने पर सालाना 1,450 करोड़ रुपए का भार आने की संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार ने नियमित कर्मचारियों को तो 4 डीए दे दिया है, लेकिन प्रदेश के 4.50 लाख पेंशनरों को राहत नहीं दी है। यानी कि पेंशनरों को अब भी 46 ही महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे वे नाराज है, क्योंकि पिछली महंगाई राहत का भी उन्हें पूरा लाभ नहीं मिला है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया अहेड के साथ। नमस्कार।